हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल physicsedu.com में। मैं दिनेश सेफट। देखिए स्टूडेंट्स, कल हमने बात की थी आवेश यानी कि चार्ज के बारे में। हमने जाना था आवेश क्या होता है, कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज होती है और आवेश के मात्रक हम पढ़ रहे थे। तो फ्रेंड्स, हमने चर्चा कर ली थी आवेश के चार मात्रक, जिनके बारे में फिर से बताता हूं आपको कि आवेश का जो पहला मात्रक होता है वो होता है एसआई पद्धति के अंदर मात्रक। तो एसआई पद्धति के अंदर आवेश का मात्रक था अपना कूलाम या एम्पियर सेकंड, कूलाम या एम्पियर सेकंड। फिर बात करते हैं दूसरे मात्रक की। तो दूसरा मात्रक था आपका आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक। तो आवेश का सीजीएस पद्धति में मात्रक मैंने आपको बताया था कि वो होता है स्टेट कूलाम या ईएसयू, स्टेट कूलाम या ईएसयू। और मैंने ये भी बताया था आपको कि एक कूलाम में 3 × 10⁻⁹ ESU चार्ज होता है। अर्थात एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁻⁹ ESU के। ठीक है। फिर अपना तीसरा जो मात्रक था वो था आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि होता है EMU। आवेश का विद्युत चुंबकीय मात्रक था EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और हमने संबंध निकाला था EMU और कूलाम में। तो ये संबंध आया था हमारे पास कि एक EMU इज इक्वल टू होता है 10 कूलाम। एक EMU में कितने कूलाम होते हैं? 10। ठीक है। फिर मैंने संबंध बताया था आपको EMU का और ESU का। तो हमने सोल्व करके यहाँ हल किया था कि एक EMU इज इक्वल टू गेन करता है 3 × 10⁻10 ESU। तो ध्यान दीजिएगा, एक EMU बराबर होता है आपका 3 × 10⁻10 ESU के। ठीक है। और नंबर 4 पे आया था अपना आवेश का, 4 नंबर पे था आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है आपका फेराडे। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फेराडे। ठीक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फेराडे है। और हमने फिर संबंध निकाला था कि एक फेराडे कितने कूलाम के बराबर होता है। क्योंकि बड़ा मात्रक है तो कुछ ज्यादा ही मात्रा रहेगी इसके अंदर। तो एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम आवेश। एक फेराडे इज इक्वल टू होता है 96,500 कूलाम आवेश। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आपका आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, जिसको कहते हैं हम फेराडे। और एक फेराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम के। अगर मैं आगे बात करूं तो नंबर 5 पे था अपना आवेश का सबसे छोटा मात्रक। क्योंकि हमने बड़ा मात्रक पढ़ा है फेराडे, इसी प्रकार से आवेश का सबसे छोटा मात्रक था अपना फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है आपका फ्रैंकलिन, जो कि बेंजामिन फ्रैंकलिन के नाम पे लिया गया है। और अगर बात करें संबंध की तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज कि एक फ्रैंकलिन बराबर होता है आपका एक ESU के। एक फ्रैंकलिन बराबर होता है एक ESU के। अर्थात परिमाण दोनों का सेम रहेगा। आवेश का जो सीजीएस पद्धति का मात्रक था ESU और आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है वो परिमाण में आपस में बराबर होता है। तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी यूज में ले सकते हो, परिमाण दोनों का सेम रहेगा। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं और चलते हैं नंबर 6 की ओर, जो कि मैंने कल नहीं बताया था आपको। तो आवेश का जो अंतिम मात्रक में लिखने जा रहा हूं यहाँ पे नंबर 6, वो होता है आवेश का प्रायोगिक मात्रक। आवेश का प्रायोगिक मात्रक। देखिएगा स्टूडेंट्स, आवेश का प्रायोगिक मात्रक, ये भी बहुत सारे एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। तो आवेश का प्रायोगिक मात्रक होता है आपका एम्पियर हावर। एम्पियर हावर, जिसको AH से लिखा जाता है, AH से लिखा जाएगा। A फॉर एम्पियर, H का मतलब है हावर। अगर मैं हिंदी में बात करूं तो इसको लिख सकते हैं हम एम्पियर घंटा, एम्पियर घंटा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो आवेश का ये था प्रायोगिक मात्रक, जो होता है आपका एम्पियर हावर यानी कि एम्पियर घंटा। अब फिर बात करते हैं कि आवेश के प्रायोगिक मात्रक और एसआई पद्धति के मात्रक कूलाम में क्या संबंध होता है। तो हम बड़े आसानी से बना सकते हैं। देखिएगा, एक एम्पियर हावर इज इक्वल टू होता है 3.6 × 10⁻³ कूलाम। एक एम्पियर हावर बराबर आएगा 3.6 × 10⁻³ कूलाम।
अब आपकी इच्छा है कि आप एम्पियर आवर को ईएसयू में भी चेंज कर सकते हो, एम्पियर आवर को आप ईएमयू में भी चेंज कर सकते हो बड़े आसानी से। यहाँ देखिएगा 1 कूलम लिखा हुआ है, 1 कूलम की वैल्यू आपको ईएसयू में मैंने बताई है, ईएमयू में मैंने बता रखी है। तो आप यहाँ पे वो वैल्यू डाल के एम्पियर आवर को ईएसयू के साथ जोड़ सकते हो और एम्पियर आवर को आप ईएमयू के साथ भी जोड़ सकते हो। तो ये थे आपके आवेश के मात्रक। 6 प्रकार के आवेश के मात्रक हो चुके हैं। पहला आवेश का मात्रक था एसआई पद्धति में, दूसरा होता है सीजीएस पद्धति में, तीसरा आपका विद्युत चुंबकीय मात्रक, चौथा आपका सबसे बड़ा मात्रक, पांचवा होता है आपका सबसे छोटा मात्रक और छठा है आपका आवेश का प्रायोगिक मात्रक यानी कि एम्पियर आवर। ठीक है, अब बात करते हैं हम ये तो मात्रक हो गए। अब बात कर रहे हैं हम आवेश के विमीय सूत्र की कि आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, कैसे लिखा जाएगा। तो यहां मैं लिख रहा हूं आवेश का विमीय सूत्र। बहुत ही आसान है बनाना, कक्षा 11 में हमने विमा निकालना सीखा था, वहीं से मैं यहां बना रहा हूं इसको। देखिएगा आवेश चार्ज का विमीय सूत्र लिखने के लिए आपको आवेश का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कक्षा 10 में ये चीज हमने पढ़ रखी है कि जो आवेश होता है, आवेश इसका सूत्र होता है आवेश बराबर होता है आपका धारा इनटू समय, धारा इनटू समय। अर्थात अगर मैं इसको प्रतीक के रूप में लिखना चाहूं तो आवेश को ध्यान दीजिएगा स्मॉल क्यू से व्यक्त कर रहे हैं, धारा को कैपिटल आई से व्यक्त कर देता है और समय को व्यक्त करते हैं स्मॉल टी से। तो यहाँ एक फॉर्मूला बना हमारे पास आवेश का कि Q इज इक्वल टू होता है आई टी, Q इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो बस इसी फॉर्मूले की सहायता से हम बड़े आसानी से इसका विमीय सूत्र बना सकते हैं। देखिएगा विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र। तो देख हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो विमीय सूत्र लिखे जाते हैं वो हमेशा बड़े ब्रैकेट में रखे जाते हैं। तो यहां हम बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं और आई हमें पता है यहाँ धारा को शो कर रहा है और धारा का जो सिंबल लिया जाता है, जो प्रतीक रखा जाता है विमीय सूत्र बनाने के लिए, वो लिया जाता है कैपिटल ए। धारा का प्रतीक जो होता है वो विमीय सूत्र के रूप में वो कैपिटल ए होता है। अब क्या करना है, अब इसको विमा देनी है। विमा का मतलब होता है इसके ऊपर लगा हुआ घात। तो ये घात कहां से लाएंगे, और कहीं नहीं जाना, यहीं पे देख लीजिएगा यहाँ आई के ऊपर कितनी पावर है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, मतलब एक तो है। तो यहाँ पावर कितनी है, एक, बस यही पावर यहाँ पे लगा दीजिएगा। तो यहाँ लगाया हमने पावर 1। आगे टी यानी कि टाइम है और टाइम को डिनोट करते हैं विमीय सूत्र में या व्यक्त करते हैं कैपिटल टी से। टाइम को लिखा जाता है कैपिटल टी से। ठीक है, फिर वही बात है आगे कि यहाँ विमा कितनी आएगी, अर्थात कितनी घात चढ़ाई जाए कि ताकि विमीय सूत्र बन जाए। तो घात देखने के लिए वापस सूत्र पे चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कितना पावर है, 1। तो यहाँ भी पावर लगा दूंगा मैं 1। तो ये बन गया आपका आवेश का विमीय सूत्र जो होता है A1 T1, अर्थात इसको इस प्रकार से पढ़ा जाएगा A1 और T1। ये आवेश का आपका विमीय सूत्र होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका कंप्लीट हुआ आवेश का विमीय सूत्र और इसके मात्रक। अब हम आगे बात करते हैं और आगे हम पढ़ने वाले हैं आवेश के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुणधर्म की बात करते हैं। तो देखिएगा आवेश के बहुत सारे गुण होते हैं, तो मैं इनके बारे में चर्चा करता हूं यहाँ पे। सबसे पहले हम बात करें तो आवेश एक ऐसा स्रोत है होता है जो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ यही हमने डेफिनेशन भी दे रखी है इसकी। आवेश ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये क्या कर सकता है, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर सकता है। क्या क्या और करता है इसके अलावा, तो यहीं पे देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ से कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, 3 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। नंबर 1,
अगर आपका आवेश स्थिर है, अगर आपका आवेश स्थिर है अर्थात मूव नहीं कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, एक ही जगह ठहरा हुआ है, तो आपका स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण कर सकता है, केवल और केवल विद्युत क्षेत्र। तो ध्यान दीजिएगा, स्थिर जो आवेश होते हैं वो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तो बोर्ड के अंदर पहला ही क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि स्थिर आवेश द्वारा उत्पन्न क्षेत्र का नाम लिखिए। तो स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो यहां हम लिख सकते हैं केवल विद्युत क्षेत्र, केवल विद्युत क्षेत्र। ठीक है। अगर हम आगे बात करें नंबर 2, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आपका आवेश एक समान वेग से गतिशील आवेश, एक समान वेग से गतिशील आवेश, ध्यान दीजिएगा, एक समान वेग से अगर आवेश गति कर रहा है, मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो वो उत्पन्न कर सकता है चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र। और साथ में ये तो रहेगा ही रहेगा आपका विद्युत क्षेत्र, अर्थात दोनों क्षेत्रों को ये उत्पन्न कर सकता है, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र। फिर देखिएगा, अगर आवेश एक समान वेग से, एक समान वेग का मतलब तो हम जानते हैं भली बाती कि अगर समय के साथ इसके वेग में क्या नहीं हो रहा हो, परिवर्तन नहीं आए, तो ऐसा वेग कहलाएगा आवेश का एक समान वेग। अगर आवेश आपका एक समान वेग से गतिशील है तो ये बनाएगा चुंबकीय क्षेत्र और साथ में विद्युत क्षेत्र, अर्थात दो क्षेत्रों का निर्माण करेगा, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र। आगे बात करते हैं हम, अगर यदि आवेश असमान वेग से गतिशील है, अगर आपका आवेश असमान वेग से गतिशील है, सबसे मजेदार क्वेश्चन है ये, यदि आवेश असमान वेग से गति कर रहा है, या असमान वेग को हम त्वरित वेग भी कहते हैं। कौन सा वेग? त्वरित वेग। इसलिए कहते हैं क्योंकि यह असमान वेग है। असमान का मतलब यह है कि समय के साथ आवेश के वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है। अगर परिवर्तन होगा तो ऐसे आवेश में त्वरण उत्पन्न हो जाएगा और ऐसे वेग को तब हम कहेंगे त्वरित वेग। आवेश का कौन सा वेग? त्वरित वेग। तो यहाँ दो टाइप से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि असमान वेग से गतिशील आवेश कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है, या त्वरित वेग से गतिशील आवेश कौन सा क्षेत्र उत्पन्न करेगा। देखिएगा क्या क्या उत्पन्न करता है, क्या प्रभाव पड़ता है इसका। तो विद्युत क्षेत्र इसने बना ही लिया है, चुंबकीय क्षेत्र भी यहां बनाएगा, अर्थात विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र, और साथ में एक इंपॉर्टेंट चीज को जन्म देता है ये, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, या यूं कहे कि संचार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कम्युनिकेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। वो होता है आपका विद्युत चुंबकीय विकिरण। विद्युत चुंबकीय विकिरण अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निर्माण करेगा ये। ठीक है। विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है, इसकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे यूनिट नंबर 17 यानी कि लेसन नंबर 17 के अंदर। विद्युत चुंबकीय जो विकिरण है, जैसे कि आपका गामा रेज है, एक्स रे है, सूक्ष्म है, या रेडियो तरंग है, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, जिनको हम मोबाइल, टीवी, राडार, उपग्रह वगैरह में काम में ली जाती है, तो ये वो तरंगें होती है जो कि असमान वेग से गतिशील आवेश के द्वारा उत्पन्न की जाएगी। बहुत सारे इसके अनुप्रयोग होते हैं, हमारे डेली लाइफ के अंदर भी इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट विकिरण होते हैं विद्युत चुंबकीय विकिरण। ठीक है। तो जो आपके विद्युत चुंबकीय विकिरण वो 7 टाइप के हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे लेसन नंबर 17 के अंदर। तो याद रखिएगा, अगर आपका आवेश असमान वेग से गतिशील है या त्वरित वेग से गतिशील है, तो वो विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र प्लस विद्युत चुंबकीय विकिरण यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का निर्माण करेगा। ठीक है। तो ये थी आवेश की पहली प्रॉपर्टी कि आवेश एक ऐसा स्रोत होता है जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करता है। अगर आवेश आपका स्थिर है तो केवल और केवल विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा, और आवेश गति में है तो
ये चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। और अगर आपका आवेश असमान वेग से गति में है या त्वरित वेग से गति में है तो विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय विकिरणों का निर्माण करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, बात करते हैं हम आवेश का दूसरा गुण क्या होता है। आवेश का दूसरा गुणधर्म नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लिख सकते हैं कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण एवं असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, ये चीज हमें पहले से ही पता चल चुकी है, हमने कल पढ़ लिया था कि आवेश दो टाइप के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, एक था आपका धन आवेश, एक था आपका ऋण आवेश, जिसके बारे में बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो यहाँ आवेश की प्रकृति कितनी है, 2। तो समान अगर है आवेश, दो आवेश अगर समान है तो वो दिखाएंगे प्रतिकर्षण, यानी रिपेल करते हैं एक दूसरे को। अगर आवेश असमान है, अलग अलग प्रकृति के हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अर्थात देखिएगा यहाँ पे, अगर आपका समान चार्ज, जैसे पॉजिटिव को हम प्लस से लिखते हैं और दूसरा प्लस, इन प्लस प्लस में हमेशा क्या लगेगा, प्रतिकर्षण लगेगा। अर्थात इनमें ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा हेट करते हैं, नफरत करते हैं, एक दूसरे के कभी पास नहीं आना चाहिए, एक दूसरे को हमेशा दूर धक्का मारते हैं, दूर धकेलते हैं। ठीक है, अगर आपका माइनस और माइनस, ये भी तो समान हो गए ना, ये भी ऋणावेश है, ये भी ऋणावेश है, इनमें भी यही व्यवहार शो किया जाता है। अर्थात ये भी एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, कभी पास में नहीं आना चाहेंगे। ठीक है, अगर बात करें हम प्लस और माइनस की, तो इनमें प्यार मोहब्बत होता है। अर्थात ये एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत तगड़ा जुड़ाव होता है इनमें। अर्थात प्लस माइनस को देखते ही अपनी ओर खींच लेगा या माइनस प्लस को अपनी ओर खींचे लेगा। तो देखिएगा यहाँ पे प्लस यानी कि पॉजिटिव चार्ज, माइनस यानी कि नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे की ओर खींचे चले जाते हैं। ठीक है, तो ये था आवेशों में समान आवेशों में प्रतिकर्षण, असमान आवेशों में आकर्षण होता है। अगर चार्ज की प्रॉपर्टी सेम है, नेचर सेम है, प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण, माइनस माइनस है तो भी प्रतिकर्षण होगा, और प्लस और अगर माइनस है तो आकर्षण बल कार्य करता है। अर्थात ये एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होंगे, ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं, दोनों समान चार्ज। इनको सजातीय आवेश भी कहा जाता है। ठीक है, और इनको विजातीय आवेश भी कहते हैं। ये आपके सजातीय आवेश, तो सजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, अर्थात एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, दूर हटने की कोशिश करेंगे। और ये है आपके नेगेटिव, दो समान चार्ज यानी कि सजातीय, तो ये भी एक दूसरे को दूर धकेलने का कार्य करते हैं या एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये है आपके विजातीय आवेश यानी कि असमान प्रकृति के आवेश, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, तो ये था आवेश का दूसरा गुणधर्म कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण एवं असमान आवेशों में आकर्षण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात करते हैं आवेश के तीसरे गुणधर्म के बारे में। देखिएगा, आवेश का जो तीसरा गुणधर्म होता है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है। बहुत सारे एग्जाम्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा, आवेश बिना बिना द्रव्यमान के संभव नहीं होता है। मतलब ये है कि आवेश को रहने के लिए कोई ना कोई मैटर जरूर चाहिएगा। अगर मैटर नहीं है मतलब आवेश भी नहीं है। अगर आवेश है तो वो किसमें, मैटर में ही होगा। अर्थात आवेश को रहने के लिए एक स्थान, एक मैटर, एक पदार्थ, एक द्रव्यमान चाहिए होता है। अगर द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं होगा। मतलब यूं कह सकते हैं कि आवेश की उपस्थिति बिना द्रव्यमान के कभी संभव नहीं है। अर्थात कभी आपने हवा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को घूमते देखा है, कभी पाला पड़ा है क्या, नहीं ना। तो बस ये कहानी है कि इनको रहने के लिए कोई वस्तु चाहिए, कोई बॉडी चाहिए, कोई पिंड चाहिए। बिना बॉडी, वस्तु या पिंड के ये नहीं रह सकते। मतलब ये हुआ कि इनका स्वतंत्र अस्तित्व संभव नहीं होता है। ठीक है, तो आवेश जो है आपके, चाहे वो इलेक्ट्रॉन है चाहे प्रोटॉन है, वो बिना मास के नहीं रह सकते भाई। उनको रहने के लिए द्रव्यमान चाहिए होता है। बट इसका अपोजिट सही होता है, इसका अपोजिट सही होता है। अपोजिट का मतलब यह है कि आपका द्रव्यमान जो है
द्रव्यमान बिना आवेश के संभव होता है, बिना आवेश के संभव है। ठीक है, द्रव्यमान जो होता है वो बिना आवेश के भी पॉसिबल हो सकता है, जबकि आवेश बिना द्रव्यमान के नहीं रह सकता है। इसका मैं उदाहरण बताना चाहूंगा। बहुत जगह पूछ लिया जाता है कि एक ऐसा द्रव्यमान बताओ जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है। इसका हम उदाहरण दे सकते हैं फोटोन। ध्यान दीजिएगा, फोटोन एक कण है जिसका अपना एक मास होता है, और इस फोटोन का मास है लेकिन ये उदासीन होता है। फोटोन क्या होगा भाई? उदासीन। उदासीन का मतलब कि इस पे कोई चार्ज नहीं होता है, न पॉजिटिव चार्ज होता है और न ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये आपका फोटोन बिना आवेश के संभव है, अर्थात इसका स्वतंत्र अस्तित्व है, ये बिना आवेश के भी रह सकता है। ठीक है, तो ये आपका फोटोन हो गया। तो ये था आपका आवेश का दूसरा गुण धर्म की आवेश बिना द्रव्यमान के संभव नहीं है, अर्थात आवेश को रहने के लिए कोई ना कोई बॉडी चाहिए, किसी न किसी बॉडी में ही होगा। और हमने पढ़ भी रखा है कि जितने भी पदार्थ है वो परमाणुओं से बने होते हैं। परमाणुओं में आपके प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और बाह्यतम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि आपके जो चार्ज होते हैं वो हमेशा किसी बॉडी में पाए जाते हैं। इनको रहने के लिए कोई ना कोई बॉडी चाहिए होती है। ठीक है, अब बात करते हैं आवेश के तीसरे गुण धर्म की। नंबर 3, आवेश जो होता है वेग अनाश्रित होता है। आवेश वेग अनाश्रित होता है, ठीक है फ्रेंड्स, आवेश वेग अनाश्रित होता है। अरे भाई ये क्या बोला है? वेग अनाश्रित होता है, मतलब ये है, सिंपल सा मतलब इसका कि जो आपका आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं करता है। जैसे कि कोई पिंड है, उसमें 5 कूलाम आवेश है। किसी पिंड में कितना आवेश है? 5 कूलाम आवेश है। अगर ये 5 कूलाम मान लो कि तब था जब इसका वेग क्या था? 0 था। इस पिंड का वेग 0, मतलब ये अभी स्थिर रखा हुआ है। तब इसमें हमने देखा कि आवेश का मान था 5 कूलाम। अब मैंने क्या किया, इसको जितना जोर है उतना लगा के मैंने फेंका, तो भाई आवेश क्या बदल जाएगा क्या? नहीं, मैं इसको 0 वेग से, मान लो इसका वेग कर दिया मैंने 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड। अगर इस वेग के ऊपर हम देखते हैं कि क्या इसके चार्ज में कोई परिवर्तन आया? ना बाबा ना, कुछ नहीं होगा, वही रहेगा। कितना? 5 कूलाम। मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब निकल रहा है कि वेग तो बदल रहा है लेकिन आवेश नहीं बदल रहा है। तो इसका अर्थ तो ये हुआ ना कि जो आवेश है वो वेग पर निर्भर नहीं कर रहा है। अगर निर्भर करता तो यहाँ 5 कूलाम, तो यहाँ 5 कूलाम कतई नहीं आएगा, अर्थात इसकी वैल्यू चेंज हो जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो रहा है। यहाँ भी 5 कूलाम, यहाँ भी 5 कूलाम, जबकि यहाँ देखो वेग 0 है, यहाँ का वेग हो चुका है 100 मीटर पर सेकेंड है। तो आप कह सकते हो कि जो आवेश है वो वेग पर डिपेंड नहीं करेगा। यही होता है सबका मतलब अनाश्रित होना, अनडिपेंडेंट होना, निर्भर नहीं करना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म होता है आवेश का कि आवेश जो होते हैं वेग अनाश्रित होते हैं। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, जो द्रव्यमान होता है आपका मास, द्रव्यमान यानी कि मास, वो जरूर वेग पे निर्भर करता है। द्रव्यमान जो होता है वो वेग पर निर्भर करेगा। किसी भी पिंड का जो मास होता है वो वेग के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। देखिएगा, उसको समझाने के लिए वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपना एक समीकरण दिया जो होता है m = m0 अपॉन √1 - v² बटा c²। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, m = m0 अपॉन √1 - v² अपॉन c²। अगर हम बात करें कि यहाँ m क्या है, m0 क्या है, v क्या है और c क्या है, तो सिंपली है m का मतलब है जो बॉडी मूव कर रही है, ट्रेवल कर रही है, अर्थात जो पिंड गति कर रहा है उसका द्रव्यमान है। गतिशील पिंड का द्रव्यमान है यहाँ पे m0 यह है रेस्ट पिंड या बॉडी का द्रव्यमान, अर्थात जब पिंड रुका हुआ था, अर्थात जब पिंड का वेग क्या था? 0, उस स्थिति में पिंड का द्रव्यमान क्या लिखा गया है यहाँ पे? m0। नीचे अगर हम चले तो यहाँ c सभी को पता है, यह है वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का वेग, और v होता है मूव करने वाले पिंड का वेग। जो पिंड गति कर रहा है, जिस पिंड को आपने फेंका है उसका क्या है? ये वेग।
समीकरण से हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से द्रव्यमान जो है वो वेग पर डिपेंड करेगा। देखिएगा यहाँ पे, अगर मैं किसी पिंड का वेग बढ़ाऊंगा, बढ़ाने का मतलब कहां से, जीरो से स्टार्ट करेंगे भाई, जीरो से ऊपर जाओगे आप, जीरो से ऊपर जाओगे तो यहाँ नीचे सी का मतलब है 3 इंटू 10 की पावर 8, सी यानी कि प्रकाश का वेग जो होता है 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है भाई, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ जैसे जैसे वेग बढ़ेगा उस वेग के अंदर इस प्रकाश के वेग जो कि बहुत ज्यादा होता है, प्रकृति में सबसे ज्यादा मान इसी का होता है भाई, सबसे ज्यादा वेग से यही ट्रेवल कर पाता है। तो उस संख्या के अंदर इस संख्या का, बड़ी संख्या का भाग लगाएंगे तो ये जो संख्या आपकी एक से छोटी होती जाएगी, एक से छोटी होगी, उसे एक से छोटी संख्या को एक में से घटाऊंगा तो ये जो पूरी वैल्यू आएगी वो एक से छोटी आएगी। और उस एक से छोटी वैल्यू यानी कि यहाँ की वैल्यू जितनी घटेगी, यहाँ की वैल्यू जितनी घटेगी ये वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, अर्थात गतिशील अवस्था में पिंड का द्रव्यमान बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम एक उदाहरण से समझते हैं इसको। मान लो मैंने किसी पिंड का वेग यानी कि v प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। मान लो किसी पिंड का वेग v से लिखा जाएगा, और मैं कह रहा हूं कि जो पिंड का वेग है v वो c के बराबर हो गया है, अर्थात प्रकाश के वेग के बराबर ही वो गति कर रहा है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ v का मान कितना अपना c जितना ही है ना, तो यहाँ भी मैं c डालूंगा तो c का क्या बन जाएगा स्क्वायर, c स्क्वायर से c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ एक में से एक गया तो जीरो, और जीरो का वर्गमूल भी आएगा जीरो, और उस जीरो का भाग लगाओगे आप अगर m नोट में। हम जानते हैं किसी भी संख्या में यदि जीरो का भाग लगाया जाएगा तो मान क्या आएगा भाई, इन्फिनेटिव, अर्थात अनंत हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे कि m का मान घट रहा है कि बढ़ रहा है, भाई बढ़ रहा है, बढ़ा तभी तो कहाँ गया, इन्फिनेटिव की ओर गया। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान है वो वेग पर निर्भर करेगा, जैसे जैसे पिंडों का वेग बढ़ता जाता है उनका मास भी बढ़ता जाएगा। लेकिन एक और चीज ध्यान रखिएगा, सामान्यतः गतिकी में जो पिंडों की हम बात करते हैं उनका वेग प्रकाश की तुलना में बहुत ही कम होता है, तो उनके द्रव्यमान पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो सूक्ष्म कण है जिनके बारे में हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, भाई उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है, 10 की पावर 6 के आसपास, 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड के आसपास में, 10 की पावर 7 मीटर पर सेकंड के आसपास में इनकी गति होती है। और दूसरी बात अगर हम बात करें विद्युत चुंबकीय तरंगों की, तो विद्युत चुंबकीय तरंगें तो प्रकाश के वेग यानी कि लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर ही ट्रेवल करती है, तो उनके ऊपर फर्क पड़ता है इसका, उनके मास पे फर्क पड़ेगा। बाकी सामान्यतः हमारे पास जो नॉर्मली हम पिंड देखते हैं उनका वेग इतना ज्यादा नहीं होता है, तो द्रव्यमान इतना ज्यादा नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आवेश का तीसरा गुणधर्म, और मैंने आपको संबंध बता दिया, आवेश वेग पे निर्भर नहीं करता है जबकि द्रव्यमान वेग पर निर्भर करेगा। अब देखिएगा एक और चीज यहाँ कई बार पूछ ली जाती है कि Q बाई एम, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है Q बाई एम, Q बाई एम का मतलब क्या है, Q यहाँ आवेश है, M है उसी आवेश का द्रव्यमान। जैसे आवेश के रूप में मान लो मैंने ले लिया इलेक्ट्रॉन, और नीचे लिखूंगा मैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आवेश आपने लिया है उसी का मास नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आवेश और उसके द्रव्यमान का एक अनुपात लिया जाए, इस अनुपात को हम कहते हैं विशिष्ट आवेश। क्या कहलाएगा ये, विशिष्ट आवेश। ठीक है भाई, ध्यान दीजिएगा, आवेश तो वेगन आश्रित होता है, लेकिन ये आपका जो विशिष्ट आवेश है Q बाई एम है या E बाई एम ही है, वो वेग पे डिपेंड करेगा। बोला ये क्यों करेगा, सिंपल ही है भाई, अभी अभी हमने देखा है कि यही आवेश v वेग से ट्रेवल करेगा। ठीक है, अगर ट्रेवल करेगा तो इसका मास तो चेंज होगा ना, ये तो चेंज नहीं होगा, लेकिन क्या बदल जाएगा, इसका मास बदल जाएगा भाई। तो मास अगर बदल रहा है तो बताओ Q बाई एम का मान बदलेगा कि नहीं बदलेगा, बदल जाना चाहिए, सीधी सी बात है। तो हम कह सकते हैं कि जो विशिष्ट आवेश है वो v वेग पर निर्भर करेगा, अर्थात पिंड के वेग पर निर्भर करेगा। अगर आपका पिंड का वेग परिवर्तित हो रहा है तो आपका जो विशिष्ट आवेश है वो भी बदल जाएगा, जबकि आवेश चेंज नहीं होता। केवल आवेश की अगर मैं बात करूं तो वो वेग अनाश्रित होता है, लेकिन Q बाई एम आपका वेग पे आश्रित रहेगा। क्यों रहेगा, ये सारी चीजें हमने यहाँ पे अभी अभी पढ़ ली है कि m यहाँ पे उस पिंड का वेग द्रव्यमान है, अगर वेग बढ़ेगा m बढ़ जाएगा, अर्थात m परिवर्तित हो जाएगा। अगर m बदल रहा है तो बताओ Q बाई एम भी तो चेंज होना चाहिए ना। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो आपका Q बाई एम है, अर्थात विशिष्ट जो आवेश है वो वेग पे डिपेंड करता है। तो ये था आपका आवेश का तीसरा गुणधर्म। आगे चलते हैं और बात करते हैं
नंबर 4, चौथा गुणधर्म होता है इसका कि आवेशों की प्रकृति योगात्मक होती है। योगात्मक होती है। भाई योगात्मक सीधा सा है कि आवेशों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। सामान्य बीजगणितीय नियमों से आवेशों को जोड़ा भी जा सकता है और घटाया भी जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आवेश एक अदिश राशि है तो यहाँ सदिश नियमों की पालना की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आज तक हम जोड़ते घटाते हैं वैसे इनको जोड़ और घटा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आवेशों की जो प्रकृति है वो कैसी होती है, योगात्मक होती है। जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन प्लस और ये माइनस का इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन गया तो कितना हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। आसानी से जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इनको जोड़ भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। वही नियम है अपने बीजगणितीय नियम, सामान्य नियम, उनकी सहायता से हम इनको जोड़ घटाव कर सकते हैं। तो ये था आपका आवेशों की प्रकृति योगात्मक होती है। इसके बाद में बात करते हैं नंबर 5। आवेश का 5वां गुणधर्म होता है कि जो आवेश होता है वो सदैव संरक्षित होता है। आवेश सदैव संरक्षित होता है। भाई ये इंपॉर्टेंट है, आवेश सदैव संरक्षित होते हैं, अर्थात जो आवेश है वो एक संरक्षित राशि है, इसका कोई क्षय नहीं होता है। मतलब यह है कि आवेशों को न तो हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट किया जा सकता है। केवल और केवल इनको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित करवाया जा सकता है। न तो हम इनको नष्ट कर पाएंगे न इनको उत्पन्न कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं फिर हम, भाई इनको एक वस्तु से दूसरी वस्तु में डाल सकते हैं, भेज सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। जैसे कि ऊर्जा संरक्षण सबने पढ़ रखा है कि ऊर्जा को उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, नष्ट भी नहीं किया जा सकता है, केवल उसका रूप बदला जा सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ रूप नहीं बदलना, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन ही रहेगा। लेकिन क्या कर सकते हैं, इस इलेक्ट्रॉन को एक वस्तु से दूसरी वस्तु में भेज सकते हैं। मतलब कि किसी निकाय का जो कुल आवेश है वो हमेशा संरक्षित बना रहता है। मैं एक उदाहरण से समझा देता हूं आपको। मान लो ये 2 वस्तुएं हैं ए और बी। मैंने क्या किया, इनमें घर्षण करवाया। घर्षण करवाने के बाद में जो हमारे द्वारा कार्य किया गया उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी। उस ऊर्जा को किसी एक वस्तु के इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। इलेक्ट्रॉन को जैसे एनर्जी मिलेगी वो उत्तेजित अवस्था में आएगा और उत्तेजित इलेक्ट्रॉन तत्काल ट्रांसफर हो जाएगा, स्थानांतरित हो जाएगा अपने पड़ोस वाली वस्तु में। मान लो इस वस्तु से n इलेक्ट्रॉन निकलकर वस्तु बी में चले गए। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, n इलेक्ट्रॉन। इसमें से कितने निकले हैं, n इलेक्ट्रॉन। तो बात करें इस पे कितना चार्ज आएगा, इधर लिख देता हूं। ये 2 वस्तुएं थी आपकी ए और बी। यहां से हीट बाहर आ रहा है, एनर्जी बाहर आ रही है, जिसको ऑब्जर्व कर रहा है मान लो वस्तु ए। किसने ग्रहण किया, ए ने ग्रहण किया था। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन बी में चले जाएंगे। तो भाई यहां से n इलेक्ट्रॉन निकले हैं और यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन आए हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन जो चार्ज लेके आता है वो ई के बराबर लेके आएगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो किसके बराबर आवेश हो जाएगा, ई के बराबर। तो हमने कितने इलेक्ट्रॉन डाले यहाँ पे, n इलेक्ट्रॉन डाले, तो इस पे जो चार्ज बनेगा Q वो हो जाएगा आपका Ne। मान लो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो कितना आवेश हो जाता है इस पे, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 3 आते तो 3 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 आते तो 4 इलेक्ट्रॉन होगा। और चूंकि इलेक्ट्रॉन आए हैं तो ये आवेश कैसा रहेगा भाई, ये आवेश होगा आपका ऋण आवेश। कैसा होगा, ऋण आवेश। ठीक है, इतना ही, क्योंकि चार्ज तो सेम ही रहेगा ना। इसमें से n इलेक्ट्रॉन निकले, मान लो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 1 प्लस हो जाएगा यहाँ पे, अर्थात एक धनावेश हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 धनावेश, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3 धनावेश। और हमने कितने निकाले n, तो इस पे जो चार्ज बनेगा वो होगा आपका Ne। लेकिन यहाँ चार्ज का हो जाएगा प्लस का Ne। ठीक है, तो यहाँ का चार्ज हो जाएगा आपका पॉजिटिव Ne। ठीक है, अब अगर हम देखते हैं कि यहाँ जब हमने घर्षण करवाया उससे पहले जब वस्तुएं अलग अलग थी तो ये उदासीन अवस्था में थी, ये भी उदासीन अवस्था में थी। तो यहाँ दोनों वस्तुओं का या इस पूरे निकाय का नेट चार्ज कितना था, 0।
और घर्षण कराने के बाद भी अगर हम नेट चार्ज निकालते हैं इनका क्यू नेट, तो देखिएगा इसका एनी प्लस का और इसका माइनस का एनी, तो बराबर आएगा कितना भाई 0। तो आप देख सकते हो आवेश क्या है, संरक्षित अर्थात आवेश के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ भी 0 था और मतलब घर्षण करवाने से पहले भी 0 था और घर्षण करवाने के बाद भी कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। तो हम कह सकते हैं आवेश एक संरक्षित राशि होती है, मतलब आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं नहीं नष्ट कर सकते हैं। आवेश का मान सदैव अपरिवर्तित बना रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं और अगले गुणधर्म की बात करते हैं हम। अगला गुणधर्म, आवेश क्वांटीकृत होता है। आवेश क्वांटीकृत होते हैं। भाई ये क्या बला आ गई, आवेश क्वांटीकृत होते हैं, मतलब क्या है इसका? भाई सीधा सा मतलब है, बहुत ही रोचक कहानी है इसकी। आवेश क्वांटीकृत होते हैं। हमने देख रखा है कि हमारा जो नेचर है उसके अंदर जो सबसे सूक्ष्मतम कण है उनको हम मूलभूत कण कहते हैं या फंडामेंटल पार्टिकल्स उनको बोला जाता है। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन है, वो भी एक प्रकार के क्या है, मूलभूत कण ही होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमने ये भी जान लिया है कि आवेश की सबसे छोटी इकाई, आवेश की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जो है, छोटी इकाई वो इलेक्ट्रॉन ही है। कौन है वो? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब ये है कि जो आवेश है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, मान लो यहाँ दो वस्तु है, क्वांटीकृत शब्द का अर्थ समझा रहा हूं कि ये आवेश क्वांटीकृत होते हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई ये वस्तु एक है, ये वस्तु बी है, तो जब भी वस्तु ए से आवेश वस्तु बी में स्थानांतरित होएगा तो वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या लिखा जाता है, ई लिखा जाएगा। तो जब भी वस्तु ए से बी में आवेश का स्थानांतरण होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में जाएगा। भाई किस रूप में जाएगा? पूर्ण गुणज के रूप में। मतलब ये हुआ कि या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा वस्तु ए से बी में, या कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 1 गुना हो सकता है, 2 गुना हो सकता है। यहाँ मैं जो संख्याएं लिख रहा हूँ वो पूर्ण गुणज संख्या है। या क्या हो सकता है? 3 गुना या डैश डैश डैश, ऐसे ही हो सकता है आपका क्या, n गुना। तो आवेश कितना हो जाएगा? n। ठीक है भाई, या तो एक इलेक्ट्रॉन वस्तु ए से बी में जाएगा, या 2 जा सकते हैं, 3 जा सकते हैं, 4 जा सकते हैं, 5 जा सकते हैं। ऐसे करते करते कितने जा सकते हैं? n इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 और 2 इनके बीच में भी तो संख्या आती है, 1.1, 1.2, 1.3। भाई बहुत सारी संख्या होती है, यहाँ तो अनंत संख्या है 1 और 2 के बीच में। तो क्या वो मान गए क्या इसमें? नहीं ना। मतलब ये हुआ कि वस्तु ए से बी में आपका 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं मूव कर सकता है, आपका 1.7 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता, आपका 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जा सकता है। ये वैल्यू ग्रहण नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई आवेश को तोड़ा नहीं जा सकता है। आवेश का सबसे छोटा मान ही क्या है? आपका इलेक्ट्रॉन ही है, इसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, कि किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश का स्थानांतरण जो होता है, आवेश जो जाएगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों का और ज्यादा विभाजन नहीं किया जा सकता। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो सबसे सूक्ष्मतम मान है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसको हम ई से लिखते हैं, इसको और ज्यादा तोड़ा नहीं जाएगा, E/2 में नहीं लिख सकता, इसको इस प्रकार से नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, तो ये थे आवेश के गुण धर्म। तो ध्यान दीजिएगा, आवेश के 5 गुण धर्म हमने पढ़ लिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।